हाँ जी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एक नया चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि चैप्टर 5 बात करता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स होते हैं उसको हमें किस तरह से ऑडिट करना चाहिए। बेसिकली एफएस के आइटम्स कौन सी होती है? एफएस के आइटम्स दो चीजों को लेके होती है। फर्स्ट इज एसेट्स एंड सेकंड इज लायबिलिटी। एसेट्स में लाइक फिक्स एसेट्स हो गया, बैंक हो गया, लोन्स एडवांसेस हो गया। लायबिलिटी सेट शेयर कैपिटल हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, अदर्स हो गए। सो बेसिकली सबसे पहला इसमें आता है एजर्शन। एजर्शन क्या होता है? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट एजर्शंस आर कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स। मतलब मैनेजमेंट अपने एफएस को लेके जो भी बातें करती है ऑडिटर के साथ उन सबको हम क्या बोलते हैं? Assertion, representation by the management for the item embodied in the financial statement and auditor use that to consider the different type of potential misstatement. अब अलग अलग कैप्शंस के लिए अलग अलग एडजस्टमेंट्स होती हैं। इनकम स्टेटमेंट में पीएनएल के लिए कितने एडजस्टमेंट्स होते हैं? 5 एडजस्टमेंट। फर्स्ट इज ऑकरेंस, सेकंड कंप्लीटनेस, थर्ड कट ऑफ, फोर्थ मेजरमेंट एंड फाइव प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब ऑकरेंस क्या होता है? ऑकरेंस मतलब जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉग्नाइज करी गई है एक्चुअल में ऑकर होना चाहिए। मतलब जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी करके वो एक्चुअल में ऑकर हुई है। कंप्लीटनेस, जितनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड आर रिकॉर्डेड। कट ऑफ, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में हमने सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया हुआ है। मेजरमेंट, मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? एट प्रॉपर अमाउंट पर वो रिकॉर्ड हुई है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का मतलब प्रॉपर क्लासिफाइड है, प्रॉपर प्रेजेंटेड एंड फेयर मैनर में वो प्रेजेंट करी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। बैलेंस शीट के ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? एग्जिस्टेंस, मतलब जितनी भी एसेट्स, जितनी भी लायबिलिटीज, जितनी भी इक्विटी हैंड में जो भी चीज दिख रही है एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती है। कंप्लीटनेस वही, जितनी एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी रिकॉर्ड होने की नीड थी वो हमने प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रखी है। उसके बाद कट ऑफ, जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो हमने करेक्ट पीरियड की रिकॉर्ड की है। वैल्यूएशन, जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो प्रॉपर वैल्यू पे रिकॉर्ड हमने करी है, मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह सब चार्ज कर दिया है। राइट एंड ऑब्लिगेशन एडजस्टमेंट क्या कहती है? मतलब अगर कोई हमने एसेट रिकॉर्ड कर रखी है तो हमारे पास उसका राइट टू यूज है, और अगर कोई लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रखी है तो हमारे ऊपर उसका ऑब्लिगेशन टू पे है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की जितने भी नोट्स टू अकाउंट है, जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो हमने प्रॉपरली डिस्क्लोज करके हैं, एप्रोप्रिएट हेड में क्लासिफाई भी कर रखे हैं। फिर आता है हमारा बैलेंस शीट कैप्शंस। बैलेंस शीट कैप्शंस में दो आते हैं, पहला हमारा आता है एसेट वाले पॉइंट और फिर हमारे लायबिलिटी वाले पॉइंट। सबसे पहले हम लायबिलिटी वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहला कैप्शन क्या आता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? हर एक कंपनी की लाइफ साइकिल कहां से स्टार्ट होती है? कैपिटल से होती है और अलॉटमेंट ऑफ शेयर से होती है। तो ऑडिटर को, फॉर ऑडिटर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि शेयर कैपिटल सही से इशू हुई है, डिस्क्लोज हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले वो चेक करता है टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले वो पिछले साल से टैली करेगा, पिछले साल से वो टैली करेगी प्रॉपर बोर्ड फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो विद इन द लिमिट हुए हैं या नहीं हुए हैं। रिजोल्यूशंस पास होने चाहिए, लॉ में पढ़ते हैं हम लोग, तो रिजोल्यूशंस की कॉपी ऑब्टेन कर लेगा। फ्रेश इशू हुए हैं तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट देख लेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वैल्यू देख लेगा और एप्लीकेशन मनी भी चेक कर लेगा। कोई भी शेयर डिस्काउंट पर इशू ना हुआ हो, सेबी की रेगुलेशन चेक कर लेगा। और जो भी हमने फॉर्म्स मिनिस्ट्री को सबमिट किए थे जैसे SS7, पास 3, फॉर्म FCGPR, ये सारे हम उनसे ऑब्टेन कर लेंगे। जैसे जब भी हम अलॉटमेंट करते हैं ना, तो अलॉटमेंट के बाद हमें 30 दिन के अंदर अंदर पास 3 फाइल करना पड़ता है। तो पास 3 तो फाइल हुआ होगा, तो रिटर्न ये ऑब्टेन कर लेगा। उसके बाद शेयर इशू डेट प्रीमियम अगर हमें वेरीफाई करना है तो सबसे पहले हम करेंगे कि जब शेयर्स मोर देन द फेस वैल्यू इशू हुए हैं तभी प्रीमियम का अमाउंट आया हो और हमने अलग अकाउंट में डाल दिया हो वो, और किन किन पर्पजेस के लिए वो यूज कर सकते हैं, मतलब जो पर्पजेस स्पेसिफाइड हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो यूज कर सकते हैं, अदर देन दैट वो यूज नहीं कर सकते। जैसे अन इशूड शेयर को बोनस शेयर इशू करना है हमें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, कोई इशू एक्सपेंस है वो राइट ऑफ करने के लिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस को प्रीमियम पे करने के लिए, या फिर बायबैक करने के लिए, ये हमारा जो प्रीमियम अमाउंट है वो यूज हो सकता है।
उसके बाद अगर शेयर डिस्काउंट पर इशू है तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? जनरली हम इंश्योर करेंगे कि शेयर डिस्काउंट पर कभी भी इशू नहीं होने चाहिए। बट तीन ऐसे केसेस आते हैं, क्या बोला मैंने आपको, तीन ऐसे केसेस आते हैं जहां पर डिस्काउंट पर शेयर इशू हो सकते हैं। पहला केस हमारा आता है अंडर द स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान। स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान जो गवर्नमेंट बताते, कोर्ट बताते हैं कि आपको इस तरह से रिजोल्व करके इस तरह से डेटर को पैसा देना है और पैसे के बदले में आपको शेयर्स देने हैं। क्योंकि डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम मतलब आपस में बैठ के हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं कि हमारा लोन है तो चलो इतने शेयर्स दे दो हमें। अगर कंपनी बिना इनके स्वेट इक्विटी के, डेट रिस्ट्रक्चरिंग के, स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन के डिस्काउंट इशू कर देती है तो पेनल्टी कितनी? इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रेज और 5 लाख रुपए विच इज लेस, और सारा सारा पैसा अभी वापस देना पड़ेगा 12% के ब्याज के साथ। अब ऑडिटर चेक करेगा शेयर कैपिटल की मूवमेंट कैसी है। देखिएगा कि कंपनी ने कोई भी डिस्काउंट पर इशू ना किया हुआ हो, और किया हुआ है तो इन दो रिजोल्यूशन प्लान के अंडर ही किया हो, अदर देन दैट ना किया हो। अंडरस्टूड? फिर इशू स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? ऐसे शेयर्स जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं या डायरेक्टर को दिए जाते हैं या तो डिस्काउंटेड रेट पे अदर देन कैश, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्योंकि वो हमें वैल्यू एडिशन, कोई इनोवेटिव आइडियाज प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई द कंपनी उनको मोटिवेट करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है। ऑडिटर वेरीफाई करेगा, क्या वेरीफाई करेगा? एसआर पास होना चाहिए, रिजोल्यूशन में नंबर ऑफ शेयर स्पेसिफाई कर रखे हों, और अगर लिस्टेड हैं तो सेबी की रिक्वायरमेंट भी कंप्लाई कर रखी हो। रिडक्शन ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल रिड्यूस हो रही है। हमने लॉ में भी पढ़ा है कई बार, कॉर्पोरेट लॉ में, कि अगर रिडक्शन होती है कैपिटल तो क्या क्या प्रोविजन हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले एसआर पास हो चुका हो, एओए में दिया हुआ हो, कोई भी डिफॉल्ट सबसिस्ट ना करता हो, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल ले लिया हो, रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है, अकाउंटिंग एंट्री चेक करनी है, वर्ड के आगे कंपनी के नाम के आगे एंड रिड्यूस्ड लगाना है, और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी कंप्लाई करनी है, और मेमोरेंडम भी सुटेबली ऑल्टर्ड हो जाना चाहिए। अब शेयर कैपिटल हम डिस्क्लोज कैसे करेंगे? एज पर शेड्यूल 3। शेयर कैपिटल में क्या क्या लिखेंगे हम? कितना नंबर है, अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, और पार वैल्यू कितना है, रिकंसिलिएशन, फिर कोई भी शेयर होल्डिंग अगर 5% से ज्यादा है तो वो हमें अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर पिछले 5 सालों में कोई अदर देन कैश हमने शेयर इशू किया है, बोनस इशू किया है या कोई बायबैक किया है तो वो हमें अगले 5 साल तक दिखाना पड़ेगा। बायबैक अलग है वैसे इसमें ना, कोई अनपेड शेयर है, कोई फॉरफिटेड शेयर है, वो भी अलग से शो करना पड़ेगा। और अगर प्रमोटर ने होल्ड कर रखा है, तो मुझे इस फॉर्मेट में शो करना पड़ेगा, जैसे पहले नंबर, प्रमोटर का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एंड चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? रिजर्व क्या होता है? जो आउट ऑफ प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट किए जाते हैं और लायबिलिटी के लिए, कंटीजेंसी के लिए, कमिटमेंट के लिए वो यूज नहीं किए जाते। ओके। रिजर्व बेसिकली यूज क्या होते हैं? कोई वीक ईयर है और मुझे पैसा चाहिए तो वहां पर ले लो, बिजनेस को ऑग्यूमेंट करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए, या फिर कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने, जैसे डिविडेंड बांटने के लिए, तो वहां पर हम रिजर्व को यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व जो नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शन से राइज होता है, कभी कभार राइज होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अब रिजर्व एंड सरप्लस में कैसे वेरीफाई करेंगे? सबसे पहला था पी एंड एल। पी एंड एल में माइनस क्या हो सकता है? जैसे मतलब पी एंड एल जो बैलेंस शीट में हेड आता है उसमें मान लो हमें डिविडेंड बांटा है तो उसके लिए हम रिजोल्यूशन पास कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी अगर बनाई गई है तो उसमें मूवमेंट को ट्रेस कर लेंगे, और जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तब तक वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी रिकॉग्नाइज ना किया हो। बस ये चीज हमें इंश्योर करनी है। और एसपीए है तो ये याद रखना है, याद क्या रहे, इंश्योर करना है कि वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और सिर्फ उन 5 पर्पजेस के लिए वो यूज हुआ हो और किसी के लिए वो यूज ना हुआ हो। डन। डिस्क्लोजर्स कैसे करने हैं? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। और क्या क्या क्लासिफाई करना है? सीआर कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, डीआरआर रिवैल्यूएशन रिजर्व, और बस ये चीज हमें शो करनी है, ठीक है। और ईयर मार्क्ड फंड, ईयर मार्क्ड फंड क्या होता है? मतलब अगर मैंने अपना कोई पैसा किसी पार्टिकुलर चीज के लिए उठा के रखा हुआ हो तो उसको बोलते हैं ईयर मार्क्ड फंड, तो उसको भी हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर कोई नेगेटिव फिगर आ रहा है, मतलब प्रॉफिट होता है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आता है, तो लॉस होता क्या है? एसेट साइड में आएगा या वहीं पे नेगेटिव साइड में आएगा? नेगेटिव लिख के नेगेटिव में आएगा, तो बस ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ओके। फिर द बोरोइंग,
बोरोइंग की एग्जिस्टेंस की, बोरोइंग एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करते, वो कैसे हम चेक करेंगे? सबसे पहला बोर्ड मिनट को रिव्यू करके, लोन्स की डिटेल को लोन एग्रीमेंट के साथ चेक करके, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेके, डिबेंचर है तो ट्रस्ट डीड देख के, या डब्ल्यूआर लेके कि मैनेजमेंट बताएगी कि हमने सही तरीके से सारी चीज डिस्क्लोज कर रखी है। कंप्लीटनेस, शेड्यूल ऑब्टेन करना है, सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन रिव्यू करनी है, और इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन भी ऑब्टेन करनी है। बैलेंस कंफर्मेशन कैसे लेंगे हम? जैसे ऊपर बोला था ना एग्जिस्टेंस के लेके कि कंफर्मेशन ले सकते हैं, बट कंफर्मेशन एक्चुअली लेंगे कैसे? सबसे पहले देखेंगे कौन सी इंफॉर्मेशन पूछनी है, भेजेंगे, रिमाइंडर डालेंगे, और आने के बाद उसको कंपेयर करेंगे। बोरोइंग की वैल्यूएशन बहुत आसान है, पता क्या है? बोरोइंग की वैल्यूएशन क्या होता है? इंटरेस्ट रेट को रिकम्प्यूट करना है, AS11 अगर फॉरेन करेंसी लोन है तो, AS18 और अगर रेटेड पार्टी है तो। बोरोइंग का खुद का AS कौन सा होता है? 16, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रखी हो, अकाउंटिंग पॉलिसी एग्री हो रही हो, ओके, और अगर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया हो चार्ज का, ओके, और सिक्योरिटी की वैल्यू लोन से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो ध्यान में रखेंगे। क्या क्या डिस्क्लोजर करना? कुछ नहीं है, आसान है काफी। शेड्यूल 3 में दो पार्ट्स आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में वही बॉन्ड, डिबेंचर, टर्म लोन, डिपॉजिट्स, और शॉर्ट टर्म में वही लोन, डिबेंचर, टर्म्स और डिपॉजिट्स, ऐसा, ठीक है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड फेस में बाइफरकेट हो जाएंगे। अदर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स, ये इंपॉर्टेंट बनता है इसमें से, ये वाला डिफॉल्टर। अगर मान लो कंपनी ने करंट एसेट के बेस में कोई लोन लिया हुआ है, तो ऑडिटर चेक करेगा कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई तो उसकी रिकंसिलिएशन हमें देना पड़ेगा कि क्यों नहीं फाइल हुई। कारण जब मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा शायद, कि अगर इन्वेंटरी के बेसिस पर लोन लिया और 5 करोड़ से ज्यादा है तो क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करनी, तो स्टॉक ऑडिट भी करवानी पड़ती है उसकी। तो वही उसकी बात कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन कर रहा है कि स्टॉक में अगर डिस्क्रिपेंसी है, मतलब स्टॉक रिकॉर्ड कुछ और कह रहे हैं और जो उनको स्टेटमेंट दिया वो कुछ और कह रहे हैं, तो क्या है वो, क्यों है, ऐसा। और अगर कंपनी ने अपने आप को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर, दिवालिया डिक्लेयर कर रखा है, तो डेट ऑफ डिफॉल्ट क्या है और डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट क्या है, ऐसा। रजिस्ट्रेशन करवा दिया हो और कंपनी ने जिस पर्पस के लिए उठाई है वो पैसा उसी पर्पस के लिए वो यूज किया हो, समझे? उसके बाद एक और रजिस्ट्रेशन करते हैं आज, कैप्शन दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली क्या होते हैं? हमारे डेटर्स। अब डेटर्स के ऊपर सबसे पहले हमें कंट्रोल चेक करना है, कंट्रोल टेस्ट करना है कि कंपनी ने डेटर के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल्स लगाए थे या नहीं लगाए थे, इंटरनल कंट्रोल्स प्लेस किए थे या नहीं किए थे। अब इंटरनल कंट्रोल किस किस चीज के लिए हो सकते हैं? सबसे पहला, सिर्फ बोनाफाइड सेल ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट बनी हो, बोनाफाइड जैसे सिर्फ क्रेडिट सेल ट्रेड रिसीवेबल में गई हो, अप्रूव्ड कस्टमर को होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, डेटर सिर्फ कैश में सेटल्ड हुए हो और किस चीज, या तो बैड डेट हो गए हो या कैश में हुए हो, इन दो के अलावा कोई तीसरा रीजन नहीं होना चाहिए। ड्यूटी सेग्रीगेट होनी चाहिए, टाइम पे कलेक्ट हो जानी चाहिए, अगर नहीं कलेक्ट हुए तो रिमाइंडर डालना है, और बैलेंसेस रेगुलरली रिव्यूड हो जाने चाहिए, ओके। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा, दैट इज, और प्रॉपर सिस्टम ऑफ फॉलोअप भी होना चाहिए। फॉलोअप का मतलब कि मान लो किसी को हमने बोला कि पैसे दे दीजिए भाई, बट उसे पैसे नहीं दिए टाइम पे, तो वहां पर हमें फॉलोअप डालना उसको कि भाई रिमाइंडर डाल दिया इस तरह से, तो वो मैकेनिज्म एक कंपनी में होना चाहिए। अब एग्जिस्टेंस हमें चेक करना है किसका? ट्रेड रिसीवेबल का, जो दिख रहे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। सबसे पहला डायरेक्ट कंफर्मेशन, दूसरा आर्म लेंथ प्राइस पर होने चाहिए और ऑथोराइज होने चाहिए अगर आरपी को किए हैं तो, पुराने समय तक आउटस्टैंडिंग पड़े हैं तो उनका जस्टिफिकेशन मुझे ऑब्टेन करना है, रियलाइजेशन इनवॉइस वाइज है या कैसे है, एजिंग रिपोर्ट और कंट्रोल इन प्लेस है या नहीं है, ओके। उसके बाद डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। डायरेक्ट कंफर्मेशन में क्या होता है? पहले कस्टमर को सिलेक्ट करना पड़ता है, ऑब्टेन करने पड़ते हैं एंटिटी के कंसेंट, फिर बैलेंसेस को कंफर्म करना पड़ता है, फिर फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट कंफर्मेशन, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और मेथड क्या है, एंड शुड बी इन्वेस्टिग, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं कंफर्मेशन के, फिर वो मुझे इन्वेस्टिगेट करने हैं। कंप्लीटनेस, कट ऑफ चेक करके, कुछ इनवॉइसेस को टेस्ट कर लूंगा मैं, शिपिंग लॉग देख के, और बिल एंड होल्ड से। बिल एंड होल्डेड सेल क्या होता है? बिल तो कट गया बट अभी माल अभी भी सेलर के पास ही पड़ा हुआ है। रिसीविंग लॉग क्या होता है? सेल रिटर्न रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं। और फिर डिस्काउंट वगैरह देने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, ये चीज हम चेक कर लेंगे। वैल्यूएशन में सिर्फ एक आएगा इसमें, दैट इज प्रोविजन। किस तरह से अलाउंस बनाए हैं, लिटिगेशन में है उनके बना दिए हैं या नहीं बना दिए हैं, जो डेटर्स डाउटफुल लग रहे हैं बट लिस्ट में इंक्लूड नहीं करे प्रोविजन में, तो क्या रीजन है, राइट ऑफ अप्रूव्ड हो जाना चाहिए बैड डेट हुआ है तो, और प्रोविजन सही रेट पर बना हुआ होना चाहिए, ये चीजें वो चेक करेगा।
डिस्क्लोजर AS11 के हिसाब से रिस्टेटमेंट फॉरेन करेंसी है तो 24 के हिसाब से अगर RPT है तो शेड्यूल 3। और बेसिकली ये आपको याद करना है एजिंग शेड्यूल डेटर का कैसे बनता है। इसमें क्या आएगा, अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड में दो जो गुड हैं और जो डाउटफुल हैं, डिस्प्यूटेड में भी दो जो गुड हैं जो डाउटफुल हैं। फिर पीरियड लेस देन 6 मंथ, 6 to 1, 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3। फिर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और डाउटफुल। ठीक है। और जो पैसा डायरेक्टर से मिलना है या ऐसे किसी कंपनी से मिलना है जिसमें हमारे डायरेक्टर भी डायरेक्टर हैं, तो वो मुझे अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। आज के लिए सिर्फ 3 कैप्शंस, बाकी करेंगे कल। आज के लिए काफी था। थैंक यू, हैव नाइस डे।